हेलो फ्रेंड्स, तो थर्ड पेपर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए आपके लिए। टॉपिक नंबर 5 है। फोर्थ तक कंप्लीट हो चुका है और सेकंड यूनिट आपकी चल रही है, उसमें टॉपिक नंबर 5 है केंद्रीय एवं राज्य स्तर पर शिक्षा प्रशासन। मतलब केंद्र और राज्य के स्तर पर जो शैक्षिक प्रशासन होता है, इसको हम पढ़ेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कई सारी वीडियोज़ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की मिल रही हैं, है ना। डिस्क्रिप्टिव हमने पहले डिस्कस करी हैं, कई सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए टाइम कम है, अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करिए, अच्छे से करिए, है ना, ताकि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा आ सके। फिलहाल चलिए, पहला क्वेश्चन है, केंद्र में शिक्षा विभाग को शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया। जो शिक्षा विभाग है केंद्र में, उसको पहली बार शिक्षा मंत्रालय में कब परिवर्तित किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो आंसर, इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे गलत हैं। फिलहाल पहले क्वेश्चन से आपकी शुरुआत खराब होती है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है 1954 में है, ये किया गया था। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। शिक्षा के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को कब जोड़ा गया। तो शिक्षा के साथ वैज्ञानिक जो अनुसंधान था 1957 में जोड़ा गया था। वर्ष 1958 में शिक्षा मंत्रालय को किसमें बांटा गया। तो शिक्षा मंत्रालय में बांटा गया, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों में बांटा गया, या फिर खेल कूद मंत्रालय में, या फिर ए और बी दोनों। जी हाँ, बी सी वाला तो रॉन्ग है, बाकी ए और बी मतलब ये दो मंत्रालय को, इन दोनों में बांटा गया था शिक्षा मंत्रालय को। एक शिक्षा मंत्रालय अलग कर दिया और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं, इसलिए पूरी क्लास को फिलहाल जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको स्किप करते जाइए, कट करते जाइए और देखते जाइए जरूर। लेकिन सारे क्वेश्चन एक बार देखना जरूर है, क्योंकि आपको ये क्लास लंबी है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं। 5 नंबर है, किस वर्ष खेल मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया। तो जो खेल मंत्रालय था उसको 2 भागों में बांटा गया। देखिए आंसर शीट में इसमें आपका 1963 दिया गया है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 1985 है, ठीक है। 1985 में खेल को जो है 2 भागों में बांटा गया था, एक युवा कार्य और एक खेल विभाग, ठीक है। एक युवा कार्य और एक खेल विभाग, मतलब 2 भागों में इसको बांट दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। वर्ष 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था। 1963 में केंद्र में शिक्षा से संबंधित कौन सा विभाग था। शिक्षा विभाग था, विज्ञान विभाग, खेल कूद विभाग, या ए और बी दोनों। तो देखिए शिक्षा और विज्ञान विभाग अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है, तो ए बी दोनों करेक्ट विकल्प यहाँ पर बन जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम। 7 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष शिक्षा विभाग एवं विज्ञान विभाग को एकीकरण किया गया। शिक्षा विभाग और विज्ञान विभाग का जब एकीकरण किया गया था, यह किस वर्ष किया गया था, कब। 1967 में एकीकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में 1967 से 68 में शिक्षा विभाग में कितने ब्यूरोज बनाए गए थे। तो कितने, 7 ब्यूरोज बनाए गए थे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया, है ना। तो इसका सृजन कब किया गया था। तो 1985 में किया गया था। फिलहाल अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, आपको पता होगा, है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, मानव संसाधन मंत्रालय विकास में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कितने भाग हैं।
तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम की बात नहीं है, लेकिन ये अगर हम 1 साल पहले की बात करें तो ये मंत्रालय था, तो उसके अकॉर्डिंग है ना यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक, तो इसमें कितने 5 भाग थे, ये 5 भाग हैं अगर हम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पुरानी बुक से है ना उसको पुटअप किया गया, निकाला गया, तो उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्न में से कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो मानव संसाधन विकास का मंत्रालय का विभाग कौन सा नहीं है ना? तो यहाँ पर शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, श्रम विभाग या फिर कला विभाग। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर इसका जो श्रम विभाग है वो इसका पार्ट नहीं है, इसका विभाग नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे 12 नंबर, निम्न में कौन मानव संसाधन, अब देखिए जितने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से हैं, मेरे हिसाब से क्वेश्चन अगर आएगा तो थे के रूप में आएगा। ठीक, क्योंकि ये अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय फिलहाल नहीं है ना, उसकी जगह शिक्षा मंत्रालय है। तो फिलहाल शिक्षा मंत्रालय से करेंटली क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये थे के रूप में पूछा जा सकता है। तो 12 नंबर है, कौन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग है, और युवा कार्य व खेल विभाग, कला विभाग, तो ये सभी हैं यहाँ पर। करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो केंद्रीय शिक्षा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है या अधीन रहता है? तो यहाँ पर गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, या प्रधान, या राष्ट्रपति। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बनेगा, मानव संसाधन विकास मंत्री, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की तरफ। मानव संसाधन विकास मंत्री की सहायता कौन करता है? तो इसकी सहायता की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा एवं संस्कृति के उप मंत्री इसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या दिया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति संयुक्त मंत्री, शिक्षा एवं संस्कृति उप मंत्री। तो यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व, शिक्षा सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? मतलब शिक्षा सचिवालय, अब देख, लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पर 14 में देख लीजिए, मुझे लग रहा है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, है ना। तो फिलहाल आंसर शीट में आपका सी दिया गया है, इसको एक बार क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व कौन करता है? तो जो शिक्षा मंत्रालय का नेतृत्व कौन करता है? शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव करता है, शिक्षा गृह सचिव करता है, शिक्षा मंत्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? शिक्षा सचिव इसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं, मतलब इसमें जो अभी तक हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम के ऊपर मत जाइएगा, ये इसमें जो आंसर दिए गए हैं उसके हिसाब से दिए गए हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। 16 नंबर है, वर्ष 1957 में केंद्र में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा विभाग जोड़ा गया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय जोड़ा गया था? कौन सा व्यक्ति स्वयं की और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है? तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है अपनी और दूसरों की प्रगति में सहायक होता है? आशावादी, निराशावादी, या समाजवादी, या सभी? तो जो आशावादी हैं ये स्वयं और दूसरों की प्रगति में सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 18 नंबर है, निम्न में से किस वर्ष शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में बांटा गया? तो शिक्षा मंत्रालय को 2 भागों में कब बांटा गया था? 1958 में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, शिक्षा सचिव को सहयोग देता है? तो शिक्षा सचिव को सहयोग देता है, कौन देता है? संयुक्त सचिव देता है, उप सचिव, या अपर सचिव, या मुख्य? तो अपर सचिव जो है वो शिक्षा सचिव को सहयोग देता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, शिक्षा विभाग किस रूप में संगठित है? जो शिक्षा विभाग है किस रूप में संगठित है? ब्यूरो, प्रभाग, शाखाओं, या सभी? तो करेक्ट विकल्प है यहाँ पर उपर्युक्त सभी। 21 नंबर प्रश्न है,
शिक्षा विभाग का प्रत्येक ब्यूरो किसके प्रभार में होता है? प्रत्येक ब्यूरो जो होता है वो संयुक्त सचिव और संयुक्त शिक्षा सलाहकार इन दोनों के बीच का प्रभार में होता है। ब्यूरो के संयुक्त सचिव का कौन सहयोग करता है? ब्यूरो के संयुक्त सचिव को कौन जो है सहयोग करता है? प्रभागीय प्रमुख जो है सहयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत कौन अधीनस्थ कार्यालय है? जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है इसके अंतर्गत हम बात करें तो कौन जो है अधीनस्थ कार्यालय है? तो कौन है यहाँ पर? प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो या सभी? तो करेक्ट विकल्प जो है यहाँ पर हमारा उपर्युक्त सभी बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय नहीं है? केंद्रीय शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आने वाला अधीनस्थ कार्यालय जो नहीं है वो बताना है। तो केंद्रीय भाषा संस्थान आता है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग आता है, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, केंद्रीय संस्कृत संस्थान। देखिए संस्थान कई सारे हैं तो इसमें से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो केंद्रीय संस्कृत संस्थान जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। केंद्रीय इस संस्थान के बारे हमने पीछे मतलब फर्स्ट कुछ पेपर में हमने बताया था ना, कई सारे इकट्ठे आपको बताए थे। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की अगर हम बात करें तो हिंदी संस्थान आपको याद रखना है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान। अब देखिए वहाँ पर था केंद्रीय संस्कृत संस्थान 25 में, नीचे है केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, है ना। तो इसमें क्या होगा? तो उसमें तो देखिए केंद्रीय संस्कृत संस्थान में आपका दिल्ली था, लेकिन 27 में क्या होगा? दिमाग लगाइए, ये भी आपका नई दिल्ली ही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत के विकास क्षेत्र में लगा हुआ है, प्रोन्नति में, विकास में, अनुसंधान में या उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों में लगा हुआ है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, उसकी संस्कृत की प्रोन्नति में, है ना, और संस्कृत के विकास में भी और इसके अनुसंधान में भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद है। जो भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टॉपिक यहाँ पर काफ़ी लंबा है। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? तो जो दार्शनिक अनुसंधान परिषद है वो भी नई दिल्ली में है। ज़्यादातर जो है अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में है, कुछ को छोड़ के। जैसे हिंदी संस्थान कहाँ पर था? आपका आगरा में था, है ना। कहाँ पर था? आगरा में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान आगरा में है? देखिए वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आ भी गया। तो कौन सा है? केंद्रीय हिंदी संस्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शिक्षा विभाग के रूप में संगठित है? तो शिक्षा विभाग के रूप में कौन है? डेस्को है, अनुभाग है, एककों या सभी? तो यहाँ करेक्ट विकल्प सभी बनेगा। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहाँ है? सामाजिक विज्ञान अनुसंधान ये भी कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। जितनी जल्दी हो सकेगा थर्ड पेपर में पूरा करा दूंगा, उसके बाद फोर्थ पेपर पर ही बढ़ूंगा। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक छोड़े हैं, तो फर्स्ट का बाद में रखेंगे, फिलहाल सेकंड थर्ड फोर्थ को अब हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बचता है टाइम, अगर तो हम पहले ही जितना कोशिश हो सकेगा करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि आपको लगता होगा कि ये जो 30-35-40 या 1 घंटे की वीडियो होती है, मतलब 30-35 मिनट या 1 घंटे की वीडियोस जो होती हैं, इनमें देखिए इतना ही टाइम नहीं लगता कि आपको लगता होगा कि 1 घंटा बनाने में लग गया और जल्दी से आपको मिल गई, है ना। अगर आप YouTube के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, वीडियो को अपलोड करना, तो उसकी एडिटिंग करने में काफ़ी समय लग जाता है ना। तो इसलिए फ़िलहाल जितना हो सकता है उतना मैं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और आपसे ये कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते रहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के बिना आप ऑब्जेक्टिव पर केवल अगर डिपेंड हैं तो आप गलत हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 35 नंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है ये बताना है। ये है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में है ना। तो कौन सा संस्थान जो है दिल्ली में है ये पूछा गया है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद या सभी। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। 37 नंबर प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा संस्थान शिमला में स्थित है। तो शिमला का अभी पूछा भी गया था। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, निम्न में से कौन सा संस्थान दिल्ली में स्थित है ना। तो दिल्ली में कौन सा संस्थान है। केंद्रीय संस्कृत संस्थान भी है और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, ये दोनों दिल्ली में हैं। लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान तो है नहीं। ये कहाँ है, ये तो आगरा में है ना। कहाँ पर है, आगरा। ऑप्शन नंबर आपका ए और सी दोनों करेक्ट हो जाते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किस लेखक का मत है कि शैक्षिक प्रशासन व्यक्तियों के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय जीवों से अपेक्षाकृत अधिक और मानवीय वस्तुओं से कम है। तो यह कथन किसका है बताना। यह है S.N. मुखर्जी जी का। अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य। जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का तात्पर्य सरकार शब्द से है ना। शिक्षा के क्षेत्र में जिसका निकटतम संबंध विशिष्ट संदर्भ, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियम, निर्णय आदि शब्दों से है ना। तो आदि शब्दों से है। यह कथन किसका है। ये कथन है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है ना। तो ये किसका है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सर्च करके लिखना है आपको, ठीक है। और फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का उत्तरदायित्व किस पर है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य पर। देखिए, जब संविधान को लागू किया गया था तो शिक्षा एक राज्य सूची का विषय था, तो उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो ये समवर्ती सूची में आता है, ये याद रखिएगा। तो अगर सूची की बात करें तो समवर्ती सूची आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है। तो शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है ना। एक उच्च स्तर की और एक निम्न स्तर, मतलब जो माध्यमिक या निम्न स्तर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद किस राज्य को सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बांटा गया था। तो आप कंफ्यूज, आपके माइंड में आंध्र प्रदेश आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पुनर्गठन की बात नहीं करी जा रही है, बांटने की बात करी जा रही है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर जो बांटा गया था, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर शीट में ऑप्शन दिया गया है, डी दिया गया है, ए और बी दोनों। यहाँ सर्वप्रथम पूछा गया, सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ बम्बई को बांटा गया था भाषा के आधार पर। और तब किन 2 राज्यों का गठन हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था, ठीक है, बांट कर इनको दोनों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 44 नंबर है। देखिए, जितना हो सकता है मैं मतलब चीज़ों को करेक्ट करवाने की कोशिश करता हूँ। फिर भी मैं मतलब मुझे पता है कि एक आध गलतियाँ हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी, है ना। मतलब कई चीज़ ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिख दिया करिए, है ना। उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। 44 नंबर पर बढ़ेंगे। 1 नवंबर 1956 को भारत में कितने राज्य थे। तो भारत में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य थे, 14 राज्य थे। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन के बाद भारत में कितने संघ शासित प्रदेश थे। तो जो संघ शासित प्रदेश थे राज्य पुनर्गठन के बाद वो कितने थे, 6 थे। नेक्स्ट है 46 नंबर, वर्ष 1956 में हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग करके राज्य बनाया गया था,
है ना। तो क्या पंजाब, देखिए यहाँ पर मुझे नहीं लगता, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर दिया है हरियाणा पंजाब दोनों, ये बम्बई, लेकिन मुझे इसमें डाउट है क्योंकि आप खुद देखिएगा ये जो हरियाणा राज्य को किस राज्य से अलग करके बनाया गया, ये आई थिंक 1960 के बाद बनाया गया था। ठीक है, इसको एक बार चेक आप लोग जरूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें लिख देंगे कि ये कब किया गया था। मतलब जो पंजाब राज्य का विघटन करके हरियाणा राज्य को इसका दर्जा कब दिया गया था, ये आपका क्वेश्चन है, इसको क्लियर एक बार जरूर करिएगा। मेरे अकॉर्डिंग 62 या 63 में इसका जो 1962-63 में शायद इसका किया गया था, लेकिन यहाँ 1956 दिया गया। खैर एक बार चेक करने में क्या जाता है, चेक करिएगा, हम भी चेक कर लेंगे ना। नेक्स्ट 47 है, किस वर्ष असम में एक स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना की गई। स्वायत्त प्राप्त इकाई की स्थापना किस वर्ष करी गई थी, तो 1970 में यहाँ पर करी गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राज्य में स्वायत्त इकाई के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई। स्वायत्त राज्य के रूप में किस राज्य की स्थापना हुई थी, मेघालय की। किसी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है। संवैधानिक अध्यक्ष की बात करें तो वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल ही होता है। 49 हो गया है, चलिए बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 नंबर प्रश्न है, राज्यों में शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं मामलों के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो कौन होता है, राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। नेक्स्ट है, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना करी जाए। तो प्रत्येक राज्य में शिक्षा परिषद की स्थापना करी जाए, यह पूछा गया है कि किस राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जाए, मतलब प्रत्येक राज्य में ना। तो किसने सुझाव दिया था, शीतलवाड़ा आयोग, कोठारी आयोग, वर्मा आयोग या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कोठारी आयोग ने ऐसा जो है सुझाव दिया गया, इनके द्वारा दिया गया था। 52 नंबर प्रश्न है, राज्य में शिक्षा विभाग के अंग हैं। तो राज्य में अगर हम बात करें शिक्षा विभाग के अंग कौन से हैं, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय। देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही नाम दिया गया है ना, तो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय, ए और सी दोनों। तो जब एक ही नाम है तो यहाँ पर ऑप्शन ही में जब मतलब ऑप्शन में गलत प्रिंटिंग दी गई है ना, तो राज्य के शिक्षा विभाग के जो अंग हैं वो दोनों हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सचिवालय, दोनों का मतलब शिक्षा सचिवालय और शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है, शिक्षा सचिवालय का सचिव कौन होता है, तो शिक्षा का सचिवालय जो होता है उसका सचिव कौन होगा भाई, शिक्षा सचिव ही तो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश के सिवाय प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है। क्वेश्चन समझिएगा, किस प्रदेश के सिवाय मतलब एक को छोड़कर प्रत्येक राज्य में शिक्षा सचिव का पद शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है। तो वो एक राज्य चुनना है जिसमें ऐसा नहीं होता है ना, तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल। इसी में जो है इसके मतलब प्रदेश मतलब इस राज्य में क्या किया गया है, राज्य में शिक्षा सचिव का पद जो है शिक्षा संचालक के पद से भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसको छोड़ के बाकी तीनों में होता है, ये मतलब है। 55 नंबर, शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले को किसके द्वारा पूरा किया जाता है। तो जो शिक्षा से संबंधित प्रतिदिन के मामले हैं किनके द्वारा पूरा किया जाता है, शिक्षा सचिव के द्वारा। नेक्स्ट है, शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश किसके नाम से जारी किए जाते हैं। जो शिक्षा से संबंधित सरकार के सभी आदेश होते हैं वो किसके नाम से जारी किए जाते हैं, यहाँ पर शिक्षा सचिव के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा निदेशालय कौन सी संस्था है। तो शिक्षा जो निदेशालय है वो एक कार्यपालक संस्था है। शिक्षा निदेशालय का मुख्य होता है, तो शिक्षा निदेशालय का मुख्य कौन होता है, शिक्षा निदेशक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण राज्य की शिक्षा के प्रशासन के लिए कौन उत्तरदायी होता है। जो संपूर्ण राज्य की शिक्षा का प्रशासन होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, शिक्षा के निदेशक उत्तरदायी होते हैं। शिक्षा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा निदेशक किन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करता है। तो किन शिक्षक के प्रशिक्षकों के लिए व्यवस्था करता है, प्राथमिक विद्यालय या फिर केवल माध्यमिक विद्यालय के प्रशिक्षण करता है या फिर
विश्वविद्यालय या ए और बी दोनों? तो ये किसके लिए? ए और बी दोनों के लिए व्यवस्था करता है। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा निदेशालय किसका पदेन सदस्य होता है? तो किसका होता है? लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज्य विश्वविद्यालय सिंडिकेट या सभी? तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा, सभी। शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं। देखिए इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में बने रहिएगा, है ना, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। शिक्षा संचालक के सहायक होते हैं, तो शिक्षा संचालक के सहायक उप शिक्षा संचालक होते हैं, महा सहायक शिक्षा संचालक होते हैं, संयुक्त शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी? तो सभी के संचालक होते हैं शिक्षा संचालक, मतलब इसके सहायक होते हैं सभी। नेक्स्ट है 63, उप शिक्षा संचालक सहायक शिक्षा संचालक आदि के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? विद्यालय निरीक्षक, उप विद्यालय निरीक्षक, सहायक उप विद्यालय निरीक्षक या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर सभी करेक्ट बनेगा। अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, 64 नंबर है, जिला स्तर पर शिक्षा का मुख्य अधिकारी होता है। तो जिला स्तर पर शिक्षा का जो मुख्य अधिकारी है जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। ठीक है, शिक्षा का प्रमुख अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष की शिक्षा नीति ने, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, किस वर्ष की शिक्षा नीति ने जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव दिया? जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो 1986 की शिक्षा नीति है। फिलहाल 78, 80 है ना, इनमें कोई शिक्षा नीति आई ही नहीं। निम्न में से किसके सुझाव पर प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? तो किसके जो है सुझाव पर ऐसा किया गया? जिले में शिक्षा, है ना, जिले में शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। थोड़ा कलर चेंज कर लें क्योंकि ये ब्लू हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य किस स्तर पर शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना? जो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान थे, इनका उद्देश्य क्या था? किस स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना था या लाना है ना? तो इसमें जिला स्तर की शिक्षा में सुधार लाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, 68 नंबर है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायत राज्य को क्रियान्वित किया जा रहा है जो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं? तो तृतीय योजना के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट है, अधिकृत नगर पालिकाएं, जो अधिकृत नगर पालिकाएं, देखिए 68 नंबर क्वेश्चन एक बार समझ लीजिएगा, किस पंचवर्षीय के बारे में पूछा गया था कि राज्यों में जो पंचायत राज्य को क्रियान्वयन किया जा रहा है ना, वो चीज था। तो तृतीय, अधिकृत न्यायपालिका प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए की वार्षिक राशि से कम व्यय नहीं करती? तो अधिकृत जो नगर पालिकाएं हैं प्राथमिक शिक्षा पर कितने रुपए की वार्षिक, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए नहीं बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब ये शिक्षा नीति आई है ना, तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन फिलहाल इनको कट करना ही बेहतर होगा, इनको ध्यान नहीं देना है आपको। फिलहाल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 1 लाख होगा, ठीक। लेकिन ये सब चीज़ें कितना था, कितने छात्र थे, ऐसा क्वेश्चन बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अनधिकृत नगरपालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर कितनी धनराशि व्यय करती हैं? अनधिकृत, यहाँ पर अधिकृत था, है ना, तो 1 लाख, अनधिकृत यहाँ पर क्या होगा? 1 लाख से कम। तो फिलहाल ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए फिलहाल हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है 6 नंबर, प्राथमिक माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, मतलब इनका शिक्षा का प्रशासन कैसा है ना, तो उससे संबंधित चलिए देखेंगे। इसमें तीनों शिक्षाएं आएंगी, प्राथमिक माध्यमिक और उच्च। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है
भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रशासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। जो प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन है उसके महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या हैं? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति, तो सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य प्राप्ति ये तो है ही उद्देश्य। सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर पर बेसिक शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श या नमूने के रूप में लागू करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति की तथा बेसिक शिक्षा को सार्वभौमिक शिक्षा के स्तर एवं नमूने के रूप में लागू करना। तो यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा है तो सही, लेकिन ध्यान दीजिए सी वाला जो ऑप्शन है इसमें इन दोनों को समाहित कर दिया गया। अगर यहाँ ऊपर सभी होता तो शायद वो बनाते हम, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये दोनों आंसर इसमें समाहित हैं, दोनों एक ही में ज्वाइंट कर दिए गए। तो केवल वो उद्देश्य नहीं है, ये इन दोनों को एक ही में रखा गया है। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान लागू होने से, जब संविधान लागू हुआ ना उस वक्त, तो संविधान लागू होने से किस अवधि के भीतर समस्त बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का दायित्व संविधान द्वारा राज्य पर आरोपित किया गया था। मतलब उस वक्त जब संविधान, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन, आप ये मत समझिए कि बालकों की उम्र क्या होनी चाहिए निःशुल्क के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर संविधान जब लागू हुआ तो संविधान ने राज्यों को कितने उम्र के मतलब कितने वर्षों में जो है निःशुल्क जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया था, तो सभी बालकों के लिए बोला था कि कितने वर्षों में अनिवार्य शिक्षा वो पहुंच जानी चाहिए बालकों तक। तो 10 वर्षों का टारगेट इन्होंने रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए वाला बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का दायित्व किस आयु वर्ग के बालकों के समय में था, संबंध में था? तो आयु वर्ग पूछे तो 14 वर्ष की आयु तक को जो है मुफ्त और मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान रखा गया था। वो टारगेट रखा गया था कि 10 वर्ष में ऐसा टारगेट पूरा करना है। फिलहाल वो टारगेट की ही बात है। चलिए हम बढ़ेंगे आगे। किस वर्ष के पूर्व तक शिक्षा का दायित्व पूर्णतः राज्यों का विषय था? तो हमने अभी बताया था आपको कि जो शिक्षा है 1976 से पहले क्या थी, राज्य सूची में आती थी। तो यहाँ पर करेक्ट विकल्प उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ए वाला सही बनेगा हमारा करेक्ट विकल्प 1976 के पूर्व तक। ठीक है, तो शिक्षा का दायित्व जो था वो पूर्णतः राज्यों पर था 1976 के पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? तो वही क्वेश्चन है, घुमाया है थोड़ा सा। तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में रखा गया था जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। संविधान लागू होने के समय शिक्षा को किस सूची के विषय में रखा गया था? तो किस सूची में रखा गया था? राज्य सूची में रखा गया था, अभी हमने आपको बताया। वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो वर्तमान में शिक्षा समवर्ती। समवर्ती का मतलब क्या है? कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे जिन्होंने पॉलिटी नहीं पढ़ी होगी, और कई लोग समझ भी रहे होंगे, है ना। तो जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। जब संविधान लागू हुआ तो उनमें सारे विषयों को 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया। एक था राज्य सूची, ठीक है, और एक था केंद्र, और एक था समवर्ती सूची। ठीक, तो इनमें क्या था, कुछ चीज़ें आप देखते होंगे जो मान लीजिए आप शिक्षा से जुड़े हैं तो आपकी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कोई वैकेंसी निकली, आपने देखा होगा जो रेलवेज में वैकेंसी निकलती है हमेशा वो सेंट्रल होती हैं। सेंट्रल मतलब समझ रहे होंगे ना आप, थोड़ा सा माइंड में क्लियर हुआ होगा कि हाँ राज्य में तो कभी रेलवे की नौकरी नहीं निकलती। तो केंद्र में ही क्यों? क्योंकि वो विषय केंद्र का है, उसका पूरा जिम्मा केंद्र उठाता है। ठीक है, तो ये था कि संविधान के समय कुछ चीज़ें ऐसी थी जो राज्यों को पूरी तरीके से संभाली गई कि आप इन्हें देखेंगे, कुछ केंद्र और कुछ पर दोनों का अधिकार था कि दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, तो उसे समवर्ती सूची कहा जाता था। ठीक है, तो जो शिक्षा थी पहले राज्य के अंडर आती थी, लेकिन 1976 में है ना 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, संविधान लागू होने के समय शिक्षा किस सूची में थी? क्लियर है, राज्य सूची में ही होगी।
वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार करी गई थी? तो जो व्यापक शिक्षा नीति थी, फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, 1986 में तैयार करी गई थी, ये करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यक्रम को किस वर्ष अद्यतन किया गया? तो किस वर्ष अद्यतन किया गया? अद्यतन मतलब उसमें कुछ सुधार करके उसको लागू किया गया, तो 1992 में। नेक्स्ट है उसे, और हाँ, इसे 1992 को संशोधित शिक्षा नीति भी कहा जाता है। सॉरी, संशोधित शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है उसके अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया है। तो उसके अंतर्गत जो मुख्य जोर दिया गया है, किस पर दिया गया है? शिक्षा एक रूपता लाने पर, प्रौढ़ शिक्षा को जन आंदोलन बनाने पर, सभी को शिक्षा सुलभ कराने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर, या सभी पर। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर सभी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 1992 में की संशोधित जो शिक्षा नीति में मुख्य जोर किस पर था? तो मुख्य जोर जो दिया गया था, बालिका शिक्षा पर भी दिया गया था, देश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय की स्थापना पर भी दिया गया था, और माध्यमिक शिक्षा को व्यवसाय परक बनाने पर भी दिया गया था। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनता है। अगला क्वेश्चन है, एनपीई है ना, एनपीई द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, यहाँ पर एनईपी होना चाहिए ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित है जिसमें प्रावधान क्या है? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित है, क्या प्रावधान है इसमें? एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा हाँ बिल्कुल था। क्षेत्र विशेष के लिए विशेष घटकों का लचीले, यहाँ पर कुछ छोटा है प्रिंट में है ना, लचीले, समग्र और समन्वित पाठ्यक्रम का। तो ये दोनों क्लियर हो रहे हैं, सही है, तो ये भी सही होगा। फिलहाल इसमें जो भी छोटा है, छोटा नहीं है, विशेष क्षेत्र के लिए विशेष घटकों का, सही है। तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार करी गई? एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, इनको याद कर लीजिएगा, पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और इनकी स्थापना भी कब हुई थी? तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार करी गई थी? 1988 में तैयार करी गई थी, ठीक है। जो पाठ्यक्रम था उसकी रूपरेखा की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षा। विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा किस वर्ष तैयार करी गई थी? तो ये 2000 में तैयार करी गई थी विद्यालय शिक्षा के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे नेशनल कैरिकुलम फ्रेम भी कहते हैं, है ना, एनसीएफ नामक एक दस्तावेज। इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, चाहे आपके फर्स्ट पेपर हो, है ना। फर्स्ट पेपर में तो ये टॉपिक ही था पूरा। तो इसमें जो है, इस नामक दस्तावेज किस शैक्षिक संस्था द्वारा वर्ष 2000 में तैयार किया गया था? तो किससे द्वारा तैयार किया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था 2000 में। प्रस्तुत इससे बाद में किया गया 2005 इसके दस्तावेजों को। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज है, ये तैयार किया गया था, है ना। तो तैयार किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा, जैसा पता है अभी। फिर है आगे है, वर्ष 1992 में राष्ट्रीय सलाहकार समिति की नियुक्ति की गई थी। तो इसकी नियुक्ति की गई थी शिक्षा मंत्रालय द्वारा या मानव संसाधन विकास? फिलहाल उस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्यरत था, तो यही सही होगा यहाँ पर करेक्ट विकल्प। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट पेपर में उसमें भी पूछा जा सकता है। फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पेपर के ज़्यादा से ज़्यादा हैं, और ये फर्स्ट और इस पेपर में भी आपको काम देंगे। तो ये दोनों में कॉमन है, तो इनको जरूर रट्टा मार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, ये पूरा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है ये,
है ना। तो वर्ष 1992 में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्रीय सलाहकार समिति का जो अध्यक्ष था वो था प्रोफेसर यशपाल। शिक्षा बिना बोझ नामक रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत करी थी? तो किस समिति ने? प्रोफेसर यशपाल समिति ने ही शिक्षा बिना बोझ के नामक रिपोर्ट समिति प्रस्तुत करी थी। स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने संबंधी सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने? यशपाल समिति ने ये सब किया था। ये सब 1992 से रिलेटेड हैं सारी चीज़ें, इसीलिए प्रोफेसर यशपाल का नाम ही आगे आता है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? वार्तालाप एवं पारस्परिक संपर्क के लिए मातृभाषा का सम्यक ज्ञान कौशल प्रदान करना, गणित की आधारभूत संक्रियाओं को योग्यता प्रदान करना, दोनों सही हैं। वैज्ञानिक खोज विधि को सिखाना, विज्ञान तथा तकनीकों महत्व को समझना। तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बनेगा। 22 नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्य क्या हैं? तो जो माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्र है, केंद्र सरकार के क्या कार्य हैं? राज्य सरकारों को परामर्श देना, या फिर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, या राज्य सरकारों का पथ प्रदर्शन करना और उन्हें नेतृत्व प्रदान करना। तीनों सही, करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए प्रस्तावित करती है। जो केंद्र सरकार है माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या प्रस्तावित करती है? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के लिए राज्य ब्यूरो की स्थापना, राज्य मूल्यांकन एकक की स्थापना, विज्ञान के राज्य संस्थान की स्थापना, या फिर सभी। तो करेक्ट विकल्प ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सभी। नेक्स्ट है 24, केंद्र सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। जो केंद्र सरकार था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब करी गई थी? तो जुलाई 1952 में करी गई थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किन परीक्षाओं का आयोजन करती है? तो अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षा करती है, उच्चतर माध्यमिक त्रिवर्षीय परीक्षा कोर्स से करती है, बहुउद्देशीय तथा उच्च माध्यमिक वर्षीय कोर्स ये भी करती है। तो इसके कार्य हैं पूछे गए हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। फिर है, अब देखिए यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई है, माध्यमिक और उच्च की भी होगी है ना, तो वही टॉपिक ही था आपका। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित स्कूलों की संख्या, ऐसा क्वेश्चन फिलहाल पूछने के कोई चांसेस नहीं है ना। एक बार इसको हम देख लेंगे। 1354। अब ये जो है प्रिंट है पुरानी ई नोट्स में, वही उठा के यहाँ पर रखा गया। फिलहाल अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पूरा आंकड़ा गलत होगा, और ये क्वेश्चन आप ना ही याद करें, इसमें कोई इसका मतलब नहीं बनता पूछने का। और सेम ये भी वही है ना। नहीं, क्या है ये, भारत में 15 सैनिक स्कूलों को, नहीं वो नहीं है, 15 सैनिक स्कूलों को किस वर्ष जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जोड़ा गया? जो सैनिक स्कूल थे उनको बाद में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जोड़ दिया गया। इससे कब जोड़ा गया? 1968 और 69 के बीच जोड़ा गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना को किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया? तो भारत सरकार ने जो केंद्रीय विद्यालय खोलने की योजना जो थी किसके सुझाव पर कार्यान्वित किया गया था? चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रथम वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, चतुर्थ वेतन आयोग, या फिर 5वां वेतन आयोग। तो यहाँ पर जो द्वितीय वेतन आयोग था उसके अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की खोलने की वो करी गई थी। इस समय देश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या, ये भी डाटा गलत ही है, प्रेजेंट टाइम में आप सर्च करके खुद देख सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं। 30 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय विद्यालय फिलहाल आपने सुने होंगे, इतना तो अगर शिक्षा से जुड़े हैं तो सुना होगा केंद्रीय विद्यालय क्या होते हैं ना। तो इन विद्यालयों का संचालन जो है किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किया जाता है। कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना उद्देश्य है, तो केंद्रीय विद्यालयों का है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड या नवोदय विद्यालय। तो कम खर्च पर शिक्षा के स्तर को कायम रखना केंद्रीय विद्यालयों का फिलहाल तो उद्देश्य है।
लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो एक संगठन की बात हो रही है, लेकिन नवोदय विद्यालय भी इससे अछूता नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा इधर उधर दिया गया है, जबकि नवोदय को भी इसमें रखना चाहिए। फिलहाल आपका आंसर दिया गया है केंद्रीय विद्यालय। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में स्थापित कम से कम एक सह शिक्षा आवासीय विद्यालयों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? इन्हें नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नवोदय विद्यालयों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, पूछा जा रहा है। तो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय विद्यालय संगठन जो होता है वो केंद्रीय विद्यालयों का करता है। 34 नंबर प्रश्न है, नवोदय विद्यालय समिति किसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है? तो किसके अंतर्गत है ये? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्था है। फिर है 35 नंबर, नवोदय विद्यालयों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रतिभावान बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही था। त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार 3 भाषाओं का योग्यता उचित ज्ञान मतलब उचित योग्यता, ये भी है सही। अनुभव और सुविधाओं के आधार पर शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना, तो करेक्ट विकल्प यहाँ पर डी वाला बनेगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किसके द्वारा? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT के द्वारा। देश का पहला खुला विद्यालय, देखिए इस क्वेश्चन पर एक दो लोगों ने कमेंट किया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय की बात हम नहीं कर रहे हैं, खुला विद्यालय तो ये 1979 में खोला गया था पहली बार। फिर है देश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विद्यालय कहाँ खोला गया था, है ना? तो जो मुक्त विद्यालय था ये दिल्ली में खोला गया था। अब यहाँ पर देखिए कब 1979 है ना, 1979, और लेकिन कहाँ खोला गया था? दिल्ली में खोला गया था। इसी की बात हो रही, खुला विद्यालय या मुक्त विद्यालय, इतने में खोला गया और दिल्ली में खोला गया। यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई। तो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर या मैसूर या सभी जगहों पर। तो जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना सभी जगहों पर करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, देश में 15 माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना किसकी सिफारिश पर करी गई थी? जो 15 माध्यमिक शिक्षा परिषद थी उनकी स्थापना जो है किसकी सिफारिश पर करी गई थी? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की सिफारिश पर करी गई थी। अगला है, सामान्यतः विश्वविद्यालय किसकी संस्थाएं हैं? तो विश्वविद्यालय सीनेट या कोर्ट की, सिंडिकेट या कार्यकारिणी परिषद या संकाय या तीनों। तो तीनों की संस्थाएं, विश्वविद्यालय की संस्थाएं मतलब किसकी नहीं, विश्वविद्यालय की ये तीनों संस्थाएं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? विश्वविद्यालय में ये चीज़ें आ जाती हैं तीनों, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं इनकी संस्थाओं के रूप में। चलिए यहाँ पर टॉपिक नंबर आपका 6 भी फिनिश होता है। फिलहाल अब शैक्षिक पर्यवेक्षण की बात करेंगे, है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और पसंद आया हो ये वीडियो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, कैसे किया मैंने, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।